Now let's start chapter number 2 of class 8th science, microorganisms, friends और foes. ठीक है, देखो माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मॉल, मतलब इतनी ज़्यादा स्मॉल कि आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट्स लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे उनको देखने के लिए, लाइक माइक्रोस्कोप्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं उसे कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स हैं या फोर्स है. फोर्स मीन्स हार्मफुल. ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त हैं या ये दुश्मन है, ये डेंजरस है. ठीक है, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग पता चल गया. माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ plants and animals around us. Besides, there are large number of small organisms which cannot be seen with our naked eyes. देखो ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखते हैं हमारे आसपास, लेकिन इनके अलावा भी बहुत लार्ज अमाउंट में ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन होते वो हमारे आसपास ही हैं. However, they can be easily observed through microscope. कि ये वाले ऑर्गेनिज्म ईजिली माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, These living organisms are invisible to our naked eyes but are visible under microscope. वही बात कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं कि आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, अपनी नॉर्मल आई से इसे नहीं देख सकते, ये इनविजिबल हो जाते हैं, बट माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपको दिखते हैं. जिस लाइक आपने सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या देखा होगा, एक मकड़ी का बच्चा देखा होगा, राइट, या फिर आंट देखी होगी, कीड़ी देखी होगी एक, राइट. तो इतना छोटा ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा, जहाँ ऐसे आपने ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जो मतलब चल रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं, लेकिन उसकी शेप साइज स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा कि वो दिखता कैसे है. तो उससे भी छोटी ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिख भी नहीं पा रहे, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के साथ देख सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी इमेज उनकी बनती है. वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनकी स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. Next, microorganisms include viruses and single-celled organisms like bacteria, yeast, protozoas and algae. माइक्रोऑर्गेनिजम्स में क्या कौन कौन आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, अमीबा पढ़ा था, यूग्लिना पढ़ा था, पैरामीशियम पढ़ा था, राइट. बहुत सारी हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से पढ़े थे पिछले चैप्टर में. दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी सीन ओनली विद माइक्रोस्कोप. ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ और एल्गी और भी एग्जांपल्स आई हैं. नाउ ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स लाइक फोर्स एंड सम यूजफुल ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रेंड्स. अभी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कई जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बुरे हैं, हार्मफुल हैं, जो हमारे डिसीज़ कोज करते हैं, जहाँ हमें हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, और कई हैं जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं ह्यूमन्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई है, बैक्टीरिया बताया, पैरामीशियम बताया, यूग्लिना, अमीबा एंड स्पाइरोगारा. ये यहाँ पे हमने न्यू एग्जाम्पल पढ़ी है, नहीं तो ये वाली सारी तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. ठीक है, ओवरव्यू होगा चैप्टर का. नेक्स्ट, ओके. द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज पॉसिबली ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी तभी पॉसिबल हुई जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई. कितने छोटे ऑर्गेनिज्म को हम जब देख ही माइक्रोस्कोप के अंदर सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप बनेगा जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होगी, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होंगे, राइट. तो ये जैसे पिछली वीडियो में हमने पिछले चैप्टर में रॉबर्ट हुक का नाम पढ़ा था साइंटिस्ट का, इसमें है एंटन वॉन लीवेनहुक. वो साइंटिस्ट, वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश किया था. पहली बार उन्होंने बैक्टीरिया को देखा था. ठीक है, क्या नाम है, एंटन वॉन लीवेनहुक. ठीक है. नाउ द हेल्प ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप एंड अदर न्यू टेक्निक्स वी हैव कम टू नो अ लॉट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि माइक्रोस्कोप्स में भी आगे इन्वेंशंस हुई हैं, न्यू टेक्निक्स आई हैं, और तरह के मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स आए हैं अभी. तो इससे क्या हो रहा है कि आप बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी और अच्छी हो रही है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव हैं जो इस दुनिया में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पहले ही आ गए थे, बहुत पुराने हैं, ये हमसे भी पुराने हैं, ये इंसानों जानवरों से भी बहुत पुराने हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बहुत बहुत पुराने हैं। जब लाइफ शुरू हुई होगी उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म आई थी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही थे। सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि कुछ वैरायटी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी है कि वो बहुत बहुत सालों पहले से ही थे। दे अफेक्टेड अस इन मैनी वेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। उनके सेल स्ट्रक्चर, आपको पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। इनको डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में, ओके। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। और ये आपको एग्जांपल्स दी हैं, कुछ बैक्टीरिया की दी हैं, फंजाई की दी हैं, प्रोटोजोआ की दी है एंड एल्गी की दी है। जैसे बैक्टीरिया में दिया है स्टाफाइलोकोकस, विब्रो कोलेरा, फंजाई में दिया है ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, प्रोटोजोआ में दिया है पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना, एंड एल्गे में दिया है कोलेरा एंड स्पाइरोगाइरा। ये है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है वायरसेस आर यूनिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल तो वायरसेस की भी थी कि वायरसेस भी होते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वायरसेस आर यूनिक, वायरसेस इन सभी से अलग हैं। क्यों? वायरसेस ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या कहो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो दोनों के बीच में आते हैं। जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, मतलब जीवित हो जाते हैं। जब वो बाहर होते हैं, लिविंग होस्ट के बाहर होते हैं, तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। समझ आ रही है? देखो, वायरसेस एक ऐसे हैं जो लिविंग भी है एंड नॉन लिविंग भी है, ये दोनों के बीच में है। देखो कहते वायरसेस आर यूनिक, दे कैन एग्जिबिट द कैरेक्टर ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। व्हेन दे आर फ्लोटिंग इन एयर और सेटल ऑन अ डोर दे आर नॉन लिविंग, से सॉल्ट एंड शुगर। इनफैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर इन जार फॉर ईयर। कह रहे हैं जब ये हवा में होते हैं या कहीं भी पड़े हुए होते हैं तो ये नॉन लिविंग है। जैसे सॉल्ट एंड शुगर, इनको आप स्टोर करके मिलियंस ऑफ बहुत सालों तक इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। जब इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई मिलेगा, जब उसके अंदर जाएंगे फिर ये फिर से लिविंग हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको स्टोर भी करके रख सकते हो। हाउ एवर वन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ए सूटेबल प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, जब ये होस्ट, ये प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया इस वायरस के लिए एक होस्ट का काम करते हैं, ठीक है। जब वो इनके अंदर आ जाता है तो फिर ये लिविंग बन जाता है। दे शो द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो सूटेबल एक होस्ट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ये लिविंग हो जाते हैं। दे इन्फेक्ट द सेल एंड क्विक मल्टीप्लाई इनसाइड इट, भाई क्या करते हैं, वो जल्दी से जब अंदर आ जाते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उस सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी इतनी कॉपीज़ बना लेते हैं, अपने जैसे बहुत सारे बना लेते हैं। Viruses are therefore regarded as being borderline between living and non-living entities. तो वायरसेस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉर्डर लाइन पे है, इन बिटवीन है। यहाँ पे कुछ वायरसेस की डिफरेंट शेप्स बताई हैं, डिफरेंट वायरसेस बताई, जैसे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बैक्टीरियोफॉज, जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया के अंदर जाके फिर इसने मल्टीप्लाई करना है, बहुत सारा अपनी इतनी कॉपीज़ बना लेनी, अपने इतनी ज़्यादा अपने जैसे बना लेने, फिर वो बैक्टीरिया का सेल बर्स्ट हो जाएगा, वो ये सारे के सारे जो वायरसेस हैं वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, होते ये हर जगह है, हवा में भी होते हैं, लेकिन हवा में कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। अगर वो पानी में भी होंगे आपको पानी में भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखेंगे। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर एक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। हर एक इन्वायरमेंट का मतलब है ठंडी में भी पाई जाते हैं, गर्मी में भी पाए जाते हैं। गर्मी ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही गर्मी या थोड़ा बहुत ही ठंड, ये आइस कोल्ड बर्फ़ में भी पाई जाते हैं, और हॉट जैसे वॉल्केनो है, लावा में है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं।
मतलब इतना उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि वहाँ पर भी रह सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता। वही microorganisms are found in all kinds of environment in ice cold water and hot spring in dry marshy और saline areas। ये यहाँ सारी जगह में पाए जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स नोट कर लो। Some of them need oxygen for their growth while other do not। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कईयों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर एवरी, जो भी उन्होंने काम करना होता है, ग्रोथ करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, कुछ भी करना है, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए टू डू एनी वर्क, राइट, जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही कई ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की नीड होती है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह लेते हैं। They are found in soil, on the ocean floor, high in atmosphere and deep inside rock within the earth crust। देखो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोइल मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, ओशन के फ्लोर मतलब ओशन के ऊपर पाए जाते हैं, समुद्र के ऊपर पाए जाते हैं, एंड ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपर, बहुत ऊपर भी पाए जाते हैं हवा में, एंड डीप इनसाइड रॉक्स, पत्थरों के अंदर, रॉक्स के अंदर भी पाए जाते हैं, विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे तक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर ही हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी होते हैं। लाइक कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, एंड कुछ प्लांट एंड एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Our mouth, throat, nose and alimentary canal are inhabited by large number of microorganisms, thus microorganisms are found everywhere। देखो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे मुंह के अंदर, थ्रोट के अंदर, नोज के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो extremophils are microorganisms which have adapted themselves so that they can survive and even thrive in the conditions that are normally fatal to most of life forms। क्या कह रहे हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल बताई गई है। एक्सट्रीम का मतलब होता है वेरी हार्श और डेंजरस, ठीक है, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेंजरस या हार्श कंडीशन को पसंद करते हैं। ये अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि ये सिर्फ वहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट रहती ही नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, वेल मल्टीप्लाई करते हैं। थ्राइव का मतलब होता है कि नॉट जस्ट सर्वाइव बट ग्रो वेल एंड मल्टीप्लाई। ओके, तो अगर हम कहें कि एक्सट्रीमोफाइल्स की अगर हम और एग्जांपल देखें तो एक्सट्रीमोफाइल्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट हैव चेंज्ड देमसेल्फ सो दे कैन नॉट ओनली स्टे अलाइव बट ऑल्सो ग्रो वेल इन वेरी हार्श प्लेसेस। कहाँ कहाँ पे? लाइक बॉइलिंग हॉट वाटर, स्प्रिंग, आइस, सॉल्ट्स, लेक्स, एसिड्स, वेयर मोस्ट अदर लाइफ फॉर्म्स वुड डाई। कि ऐसी जगह पे भी पाए जाते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स जहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। फैटल मीन्स जानलेवा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर क्या होता है? एक्सट्रीमली, थर्मो मीन्स हीट एंड फाइल्स मीन्स लव, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डैट कैन थ्राइव, थ्राइव का मतलब है कि सिर्फ वो सर्वाइव ही नहीं करते, अच्छे से ग्रो एंड वेल मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। इवन एट द टेम्परेचर बिटवीन 80 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस सच एज दोज फाउंड इन हाइड्रोथर्मल सिस्टम। देखो ये ऐसे एक स्पेशल टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सट्रीमली हॉट प्लेसेस पे पाए जाते हैं एंड अच्छे से ग्रो करते हैं, चाहे वो बॉइलिंग हॉट वाटर हो या वॉल्केनो के अंदर हो। इतना देखो 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इतनी गर्म जगह पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। नॉट जस्ट सर्वाइव बट दे कैन ईजीली मल्टीप्लाई देयर, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोलिथ्स, लिव इनसाइड रॉक्स इन कोल्ड डेजर्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। देखो हाइपो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और लिथ्स का मतलब होता है स्टोन, मतलब पत्थरों के अंदर। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रॉक के अंदर पाए जाते हैं उसे कहते हैं हाइपोलिथ्स, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट के रॉक्स में। ओके, क्रायोफाइल्स ग्रो बेटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर, कॉमन इन कोल्ड सॉइल एंड पोलर आइस, कोल्ड ओशियन वाटर। देखो क्रायोफाइल्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कोल्ड फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में पाए जाते हैं, लाइक बर्फ़ में पाए जाते हैं या इतना ठंडी इलाके पे पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे लेकर 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर, जहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज वेल एज इन द ओवरऑल इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिर्फ हमारी लाइफ के ऊपर ही रोल नहीं, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर भी रोल है। जैसे दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस
and in maintaining the geochemical cycles like carbon and nitrogen cycle. They are useful and beneficial for mankind in many ways. However, some of them are harmful as they spoil our food and cause diseases. देखो, कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल सिर्फ हमारी ही ज़िंदगी में नहीं है, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में भी ओवरऑल इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं, लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इन द सेंस कि हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को चाहिए उनके वेरियस काम करने के लिए, वेरियस वर्क करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इनर्ट होती है, ऐसे यूज़ नहीं कर पा सकते आप उसको। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स में, जो फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स उस नाइट्रोजन के सॉल्ट्स को यूज़ करती है। यूज़ करने के बाद वो अपना फंक्शन करती है। जब वो उसने काम कर लिया, जब प्लांट डाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वही नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स वापस ज़मीन में चले जाते हैं। ज़मीन से फिर वो वापस एयर में चले जाते हैं। मतलब हवा से जो नाइट्रोजन आई थी फिर वो घूम घाम के फिर हवा के पास एयर में ही चली गई। तो दीज आर साइकिल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये साइकिल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड दे आर वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड इन मैनी वेज। आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस के लिए या हमारे इंसानों के लिए ये कितने बेनिफिट हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने बेनिफिशियल हैं। हाउएवर इन some of them are harmful and they can spoil our food and cause disease। हालांकि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं एंड बहुत सारे डिसीजेस कोज कर देते हैं। मीन्स ये अच्छे भी हैं, ये बुरे भी हैं। कुछ अच्छे हैं इंसानों के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छे हैं एंड कुछ उनके लिए बुरे हैं, बीमारियाँ कोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन अवर ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर माइक्रोबियल पॉपुलेशन कितनी है या माइक्रोब्स कितने पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लाइक इस डायग्राम में भी बताया हुआ कहाँ कहाँ पे कितने कितने पाए जाते हैं। लेकिन देखो, अंडर नॉर्मल कंडीशन आवर बॉडीज हाउसेस अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घर देती है रहने के लिए। मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में हर टाइम। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हाथ धो के खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। ठीक है, कभी भी गंदे हाथों से नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में रहते हैं, हाथ पे चिपके रहते हैं, तो हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, नहीं तो वो सीधे अंदर चले जाएंगे। एंड दे आर हाउ एवर कैप इन बैलेंस एंड यूजली हार्मलेस। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में होते हैं या उतने नंबर में होते हैं कि ये हमें बीमारी कोज नहीं करते, हार्मफुल नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब इनका नंबर बढ़ जाता है तो ये डेफिनेटली डिसीज़ कोज करेंगे या कोई भी बीमारी कोज करेंगे या कोई भी इन्फेक्शन कोज करेंगे। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। दे फॉर्म एसेंशियल सिस्टम दैट हेल्प्स आवर बॉडी। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी ऊपर रहते हैं या हमारे अंदर रहते हैं जो हेल्पफुल हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वो एसेंशियल रोल प्ले करते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी ओवरऑल हमारे रहने के लिए, हमारे कंडीशंस के लिए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी है कि चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फोर्स। पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड इन मैनी वीज लाइक यूजेस इन फूड। देखो, कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमने पढ़ा है ना, तो बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया को कहा गया है। तो लैक्टोबैसिलस एक टाइप का बैक्टीरिया है डैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही बनाने में या दही जमाने में हेल्प करता है। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध को हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, फिर उसमें हम थोड़ा सा दही लगाते हैं और उसको कपड़े से ढक के या फिर इंसुलेटर वाली जगह पे जहाँ पे एनर्जी की ट्रांसफ़र ना हो तो वहाँ पे रख देते हैं। तो फिर कुछ घंटों के बाद वो दही जम जाता है। तो कौन उस दही को बनाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम बनाता है। एट फेवरेबल कंडीशंस या एट फेवरेबल टेम्परेचर इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। अपनी फेवरेबल कंडीशंस मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइक 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे जब मिल्क गर्म होता है एंड आप उसमें दही लगाते हो, तो वो जो मिल्क में जो ये बैक्टीरिया जो मिल्क दही में पाया जाता है, जब वो दूध में मिक्स हो जाता है तो वो अपने आप इतनी रिप्रोडक्शन करता है, अपनी जैसी इतनी कॉपीज़ बना लेते हैं कि वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। Some bacteria and fungi also are also involved in making of cheese। अभी जैसे बैक्टीरिया हमने पढ़ा है कर्ड के लिए, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। फंजाई लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड।
फंजाई लाइक यीस्ट की एग्जांपल लिए, कहते हैं बहुत रैपिडली मीन्स बहुत बहुत तेज रिप्रोडक्शन करती है अपनी, जैसे और बनाती है, मल्टीप्लाई करती है, ठीक है, अपनी कॉपीज बनाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जब वो मल्टीप्लाई करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। द गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डो और बैटर यूज इन इडलीज डोसा कोज इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मेक इट फ्लफी एंड सॉफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। देखो आपने देखा है कि जब भी आप किसी भी आटे में, जहाँ मैदे में जब आप यीस्ट डालते हो, तो जब आपने आटे में यीस्ट डाल के जब आपने उसको गूंद के रखा, तो थोड़े टाइम पे पहले ऐसा था, फिर जब आपने ढक के रखा, उसको अच्छे से कवर करके रखा, अच्छे से कवर करके रखा, तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि उसका साइज़ आटे का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके जो आटे के डो में है, जो आपने आटा गूंदा हुआ है, तो उसके बैटर में ऐसे ऐसे इतने सारे पोर्स, इतने सारे शेर पैदा हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एयर स्पेस ट्रैप वहाँ पे हो जाती है कि वो बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा बैटर हो जाता है। एक तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, लाइक इससे ये इतना बन जाता है, ठीक है। जब साइज़ इंक्रीज़ कर देता है तो उसके अंदर हवा ही भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी जा रही है ना, तो वो पोर्स बना देती है। जब वो पोर्स वाला आटे को जब आप उसको बेक करते हो तो अच्छे से सारा का सारा अंदर सारा अच्छे से बेक हो जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। जब जो भी फंजाई या कोई यीस्ट बैक्टीरिया कोई भी आप यूज़ करके जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो जो बैटर को प्लफीनेस एक जो प्रोवाइड कर देता है, जो उसका वॉल्यूम को डबल ट्रिपल कर देता है, उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहलिक बेवरेजेस। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल वाइल एंड एसिटिक एसिड। देखो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्कोहल, वाइन और फंजाई वाइन एंड एसिटिक एसिड को बनाने के लिए यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको बेवरेजेस तो पता ही है ना, जैसे ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, लाइक चाय हो गई, जूसेस हो गए, या फिर आप और भी कितने ड्रिंक्स पीते हो, तो वो बेवरेजेस में ही आती हैं। लेकिन ये अल्कोहलिक बेवरेजेस है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए गए हैं जो अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फंजाई लाइक यीस्ट एंड कन्वर्ट नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल फ्रूट इनटू अल्कोहल। तो यहाँ पे फंजाई लाइक यीस्ट को यूज़ किया जाता है जो नेचुरल शुगर को, जो सीरियल्स और फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, एंड दिस अल्कोहल इज देन यूज टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस। फिर यही अल्कोहल को अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एसिटिक एसिड इज़ कॉमनली नोन एज विनेगर। जो आप घर में विनेगर यूज़ करते हो, जब नूडल्स वगैरह बनाने होते हैं, जब सूप वगैरह बनाना होता है, तो आप विनेगर यूज़ करते हो ना, तो उसका सेकेंड नेम, उसको कॉमनली एसिटिक एसिड को ही विनेगर कहा जाता है। तो वन वर्ड में ये आंसर आ सकता है। इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर प्रोसेस। तो एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर भी इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखो कितनी हेल्प करते हैं, कितनी चीज़ें बनाने के लिए। आगे हम और पढ़ेंगे ना। एक्टिविटी 1 कहते हैं कि टेक 5 बीकर्स एंड लेबल ABCD। यू हैव लेबल देम विद मार्कर पेन। 200 ml मिल्क डालना है उन पांचों बीकर में, एंड दूध डालना है। 5 बीकर लेने ABCDE एंड 200 ml सभी में दूध डालना है, एंड उसको हीट करना है। पहले 4 को हीट करना है, लेकिन जो 5th वाला है उसको हीट नहीं करना। तो उन सारे में आपने क्या डालना है, कर्ड डाल देना है, और उसको कवर करके रख देना है इन्वर्टेड पेट्री डिश। जैसे आप दूध को दही लगा के लगाते हो ना, दही बनाने के लिए प्रोसेस वही करना है। सेम पाँचों में 200 ml दूध डाल के 4 बीकर को गर्म कर देना है, एक को रेफ्रिजरेटर में रख देना है, ठीक है। एंड पुट द सेपरेट कार्ड बॉक्स, इंसुलेटेड कंटेनर में रख देना है कि जो हीट का ट्रांसफ़र ना हो। यू मे रैप, आप उसको कवर भी करके रख सकते हो अगर आपके पास इंसुलेटर नहीं है। और थिक टॉल टू मेनटेन देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर, की टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए आप उसको रैप करेंगे। पुट द 5th बैग इन रेफ्रिजरेटर, ये मैंने बता दिया, एंड उसमें भी दही डाल दो, एंड 3-4 घंटे के लिए रहने दो, एंड डिस्टर्ब नहीं करना, एंड रिकॉर्ड करो अपनी ऑब्जर्वेशन। देखो पहले नीचे पढ़ लेते हैं कि मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैक्सिमम ग्रोथ होती है उनकी 30 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो दूध है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, 45 डिग्री इज़ बेस्ट, 35 टू 45 डिग्री इज़ बेस्ट। उसके बाद दही जम जाता है, लेकिन अच्छा इतना नहीं जमता जो 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस में जमता है, ठीक है। ये रीज़न क्या है? ओके रुको। मिल्क टेस्ट स्वीट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन कॉल्ड लैक्टोज। तो शुगर का कहते हैं कि मिल्क का टेस्ट स्वीट क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक शुगर पाई जाती है जिसका नाम लैक्टोस है। एंड लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट द लैक्टोस ऑफ द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड इनटू कर्ड। वही लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध के लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। द लॉन्गर यू लीव कर्ड एट रूम टेम्परेचर द मोर सॉलिड टेस्ट। जैसे दही जमाते हो तो सुबह आप क्या करते हैं, दही को फ्रिज में रख देते हो। अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो गर्मी में पड़ा रहता है, तो क्या होता है, वो ज़्यादा बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करने लग पड़ता है, तो जो दही है वो खट्टा बन जाता है, खट्टा हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ मोर लैक्टिक एसिड। तो ऐसा वही क्यों होता है कि जब आप
क्योंकि बैक्टीरिया ने, जो कर्ड के अंदर वाला बैक्टीरिया है, उसने गर्मी में ही अपनी रिप्रोडक्शन करनी है, अपनी जैसे और बनाने हैं और दही में कन्वर्ट करना है, राइट। जब ज़्यादा देर तक वो गर्मी में पड़ा रहेगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो ही जाएगा, तो दही को और खट्टा कर ही जाएगा। तो लाइक जब कड़ी वगैरह बनानी होती है तो कई बार जो मम्मियाँ हैं वो क्या करती हैं, दही को बाहर रख देती हैं रूम टेम्परेचर पे कि थोड़ी देर उसको खट्टा हो लेने दो, फिर हम इसकी कड़ी बनाएंगे। तो वो कड़ी बहुत खट्टी बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि जो कर्ड है उसका अच्छा टेम्परेचर 35 to 45 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा दही जमता है। अभी ऑब्जर्वेशन जो हमने 5 बीकर लिए थे ABCDE, देखो कहते कि आप बताओ, पहले वाले बीकर को 40 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने क्या किया, हीट किया। सेकेंड वाले को 50 पे, थर्ड वाले को 60 पे, डी वाले को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ई वाले को तो आपने रेफ्रिजरेटर में ही कर दिया। अभी देखो किस किस में कर्ड बनेगा और किस किस में नहीं बनेगा। देखो 35 to 45 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि यहाँ पे दही बनेगा ही बनेगा, तो ए वाले बीकर में तो दही बनेगा, ठीक है। सेकंड वाला 50 डिग्री सेल्सियस, 45 से तो 5 डिग्री ज़्यादा है, यहाँ पे दही बनेगा तो सही, लेकिन ए वाले बीकर के जैसा अच्छा दही नहीं बनेगा, तो लेकिन बनेगा ज़रूर, तो यहाँ पे भी हम टिक लगा देते हैं। ओके, जो C एंड D है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कि बैक्टीरिया को इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। क्या होता है, जब आप ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो तो अंदर वाला जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे जी नहीं सकते, सारे नहीं जी सकते, कुछ हैं जो जी सकते हैं, जिनकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इस टेम्परेचर के बाद 50 डिग्री सेल्सियस के बाद वो वीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे ये नहीं बनेगा, एंड 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ही ज़्यादा है, ये बैक्टीरिया सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, दूध जो है वो स्टरलाइज हो जाएगा एकदम, कोई उसमें बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होगा, एकदम साफ़ सुथरा, तो कर्ड तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। और ई वाले में तो दही बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि दही को बनाने के लिए जो दूध का टेम्परेचर 45 तक होना चाहिए, 35 to 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये तो 5 to 8 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा ठंडा है। दूध को इतनी ठंडी में बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ गर्मी में ही कर सकता है और उतने टेम्परेचर में ही अच्छी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। इतनी ठंडी में तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता, तो इसमें भी नहीं होगा। तो सिर्फ ए एंड बी में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा दही जमेगा, बनेगा, लेकिन जो बी वाले में इतना अच्छा नहीं जमेगा जैसे ए में जमेगा, ठीक है। एंड सी डी में तो जमेगा ही नहीं, एंड ई की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट करें, सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट। सम बैक्टीरिया आर यूज इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉल्ड इफ्लुएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायो एग्यूमेंटेशन। देखो, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सीवेज को साफ़ करने में हेल्प करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करते हैं। सीवरेज आप सभी को पता है क्या होता है, जो भी किचन का वेस्ट, हाउस का वेस्ट, टॉयलेट का वेस्ट या फैक्ट्रीज़ का वेस्ट, सारा का सारा जो वेस्ट है एक जगह से जाता है, उसको हम सीवेज कहते हैं, राइट। तो उसमें सारा का सारा गंदा पानी होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट है जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के आप उस गंदे पानी को साफ़ बना सकते हैं, आगे प्रोसेस करके, प्यूरिफिकेशन वगैरह आगे प्रोसेस करके आप उसको पानी को इतना साफ़ कर सकते हैं कि आप उस पानी को फिर दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। वही इंडस्ट्रियल के भी जो वेस्ट है, जो भी केमिकल्स वगैरह है, रिवर में जाने से पहले, वो सारा गंदा सामान रिवर से जाने से पहले उसकी ट्रीटमेंट होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही करते हैं, एंड उस पानी को इतना सूटेबल करते हैं कि सारे प्लूटेंट्स निकाल देते हैं, उसके बाहर एकदम साफ़ कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायो एग्यूमेंटेशन। ये याद कर लो कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को यूज़ करके आप गंदे पानी के प्लूटेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, सारा गंदी चीज़ें आप उससे निकाल के पानी को सूटेबल बना देते हैं कि इस पानी को फिर से यूज़ किया जा सके। फील्ड्स वगैरह में भी, कहीं में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये वाला पेज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। ओके, इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। Many microorganisms present in alimentary canal of some animals like cows help in digestion and absorption of food. देखो, जो काउज हैं, लाइक जो रूमिनेंट्स हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ना एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, ये उनके उस खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको खाने को पचाने के लिए हेल्प करते हैं, एंड उस खाने में से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए उससे भी हेल्प करते हैं। कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन बाउल मूवमेंट। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बाउल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बाउल मूवमेंट होती है ना, जब जो वेस्ट प्रोडक्ट आगे 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 जाता है, जहाँ उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने होते हैं,
तो वो बैक्टीरिया उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनती है, ये याद रख लो, ये भूलना मत। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेस। देखो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बाहर बनते हैं, वहाँ पे लेबोरेटरीज वगैरह में बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं, उनके जो लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट कर देते हैं, उनको मल्टीप्लाई नहीं करने देते, उनको रिप्रोडक्शन नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। देखो एग्जाम्पल बताई गई है कि पेनिसिलियम जो कि एक एंटीबायोटिक है जो हमें फंगस से मिलती है। फंगस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन सा, पेनिसिलियम नोटाटम, वो वाली फंगस से आपने पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक ली। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लर्न कर लो। ये सेम है, माइसिन माइसिन आना है, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ठीक है। तो ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई एंड बैक्टीरिया से पाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से पाई जाते हैं। देखो नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शन डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एक्सेट्रा। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं। जब कोई भी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी, कोई भी डिसीज इन्फेक्शन हो जाती है लाइक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा और भी तरह की जब बीमारी, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं पर्सन को। तो वो जो एंटीबायोटिक्स लेता है तो वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है, उस डिसीज़ की कोजिंग कम कर देता है। हाउएवर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। देखो एंटीबायोटिक्स तब ही खानी चाहिए और उतनी ही खानी चाहिए जितनी एक डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर ने कही हो कि एक दिन में कितनी खानी है कि नहीं खानी है, आधी खानी है, पूरी खानी है, ठीक है। एंड दैट टू ओनली प्रिस्क्राइब डोसेज, तो उतनी ही खानी है जितनी डॉक्टर ने कहना है, ज़्यादा अपने दिमाग लगा के ज़्यादा नहीं खा लेनी। फॉर द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, उतने टाइम के लिए ही खानी है, उतनी ही खानी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं खानी। एंटीबायोटिक्स अच्छी नहीं होती, ज़्यादा खानी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर वैसे इम्यून सिस्टम चलता है, हमारे अंदर खुद एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस बीमारियों के अगेंस्ट, तो वो खुद ही उसको ख़त्म कर देती हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स की सजेशन करते हैं कि थोड़ी सी ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो हमारे अंदर बन रहा है हम बाहर से क्यों लें? अगर हम बाहर से वो एंटीबायोटिक्स लेंगे तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उतनी नहीं बनेंगी, तो हमेशा हमें दवाई खा के ही ठीक होना पड़ेगा। नॉट कम्प्लीटली द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में मेक दैम इनफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन फ्यूचर। वही कि अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के खाओगे तो फ्यूचर में वो असर करना ही ख़त्म कर देंगी। इफ़ दे आर टेकन व्हेन नॉट रियली रिक्वायर्ड दे मे किल सम ऑफ द यूजफुल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। अगर ज़रूरत नहीं है, लाइक अगर ठीक हो और फिर भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो वो क्या करेंगी, आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको भी किल कर देंगे, उनको भी ख़त्म कर देंगी। नेक्स्ट थर्ड, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर आवर बॉडी, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। अब जितने भी बाहर से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमारे अंदर आते हैं, लाइक बैक्टीरिया और फंजाई हार्मफुल वाले, जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे जो ब्लड सेल्स है ना, इनमें एक पावर होती है कि ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं कि ये तो बाहर का, ये हार्मफुल है, तो इसको हमने किल करना है। तो वो जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एंड दीज गेट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। जब हमारे ब्लड सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये चीज़ें बाहर की आ गई हैं, ये हार्मफुल है, ये डिसीज़ को कोज करेंगी, तो हमारे अंदर वो एंटीबायोटिक्स बना देती हैं, सॉरी एंटीबॉडीज़ जनरेट कर देती हैं। जो एंटीबॉडीज़ जब बन जाती हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं। एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करती है कि ये वाला वायरस आया, तो इसको मैंने डिस्ट्रॉय कर देना है, इसको ख़त्म कर देना है कि वैसी कोई बीमारी आगे जाके ना हो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द बॉडी रिमेंबर्स द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो हमारी बॉडी का भी दिमाग है कि अगर सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म या वायरस फिर हमारे अंदर आता है तो सेम तरह की एंटीबॉडी उसको जाके किल कर देती है, याद रखती है कि ये आया था तो मैंने ये वाली एंटीबॉडी लगा के इसको किल किया था, तो ये फिर से आ गया, मैंने फिर से इसको ऐसे किल कर देना है, ठीक है। तो हमारी बॉडी इसको याद रखती है। इफ़ द सेम ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी अगेन इट विल रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय मच फास्टर। वही बात है, अगर सेम ऑर्गेनिज्म फिर एंटर हो जाता है हमारी बॉडी में तो वो जल्दी किल हो जाता है, जल्दी किल कर देती है हमारी उसको बॉडी, क्योंकि उसको पता होता है कि ये वाला पहले भी आएगा था तो इसको ऐसे ही किल करना है। दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इस प्रोसेस को इम्यूनिटी कहते हैं। So immunity is therefore the natural ability of an organism to have an inbred mechanism to resist and destroy the infection that some microorganism may cause। तो इम्यूनिटी क्या है, वैसी नेचुरल एबिलिटी है हमारे ऑर्गेनिजम्स की या हमारी जो
कोई भी बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं तो उससे हमें बचा के रखती हैं, उससे रेसिस्ट प्रोवाइड करती हैं कि बीमारी ना हो एंड कुछ भी डिस्ट्रॉय ना हो पाए, तो कोई भी इन्फेक्शन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन एक ऐसा वे है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, वैक्सीन जैसे कोरोना में भी वैक्सीन्स लगी थी ना। वैक्सीन प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिसीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो वैक्सीन जब हमारे अंदर हमें वैक्सीन लग जाती हैं तो वो बीमारी के लिए जो भी, जैसे कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी तो उसने जब हमारे अंदर वो वैक्सीन लगाई तो उसने ऐसी एंटीबॉडीज़ बना दी कि अगर कोरोना वायरस रियल में आ जाएगा तो वो एंटीबॉडीज़ उसको किल कर देंगी। Vaccines are suspensions of killed or weakened microorganisms or product or derivatives of such microorganisms. The most common method of administering vaccines is by inoculation. However, some vaccines are given orally also. देखो वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स जहाँ तो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर, जहाँ फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट किल्ड होते हैं, जहाँ फिर बहुत वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंदर जाके डिसीज़ तो कॉज नहीं करेंगे लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देंगे, कि जब वो एंटीबॉडी बन जाएगी तो अगर रियली में कोई वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रियलिटी में आ जाता है तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी पहले बनी होंगी तो उसको वो जल्दी से जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देगी। ठीक है, तो वैक्सीन्स को ज़्यादातर वो इंजेक्शन लगा के ही अंदर भेजते हैं, तो कहते हैं कि कई वैक्सीन्स ऑरली अंदर मुंह में सीधे दवाइयों की जैसे भी अंदर ली जा सकती है। नेक्स्ट, डू यू नो एडवर्ड जेनर वॉज एन इंग्लिश डॉक्टर हुज pioneered द वैक्सीनेशन प्रोसेस। pioneered मीन्स इंट्रोड्यूस, कि एडवर्ड जेनर वो डॉक्टर थे जिन्होंने वैक्सीनेशन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। एंड 1796 में क्या हुआ, इनोकुलेशन विद काउ पॉक्स गेव इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स, कि जब काउ पॉक्स वैक्सीन जब लगाई गई तो उससे स्मॉल पॉक्स को इम्यूनिटी मिली। स्मॉल पॉक्स पता क्या था कि स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी, जैसे कोरोना वायरस आया ना अभी, वैसे तभी महामारी थी, लाखों हज़ारों लाखों इसने इस बीमारी ने, इस डिसीज़ ने लोगों को मार दिया था। तो हर जगह स्मॉल पॉक्स, हर जगह ये बीमारी फैल गई थी। तो जब इन्होंने वैक्सीन लगाई तो काउ पॉक्स जब इन्होंने लगाई एज अ वैक्सीन, तो वो बीमारी जो वो वैक्सीन जब लगाई तो वो स्मॉल पॉक्स बीमारी को होने नहीं दे रही थी, मीन्स उसने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड की। काउ पॉक्स वैक्सीन ने स्मॉल पॉक्स बीमारी होने नहीं दी, मीन्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी होंगी, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी अंदर आया तो उसको किल कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी वो धीरे 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 करके ख़त्म हो गई। तो इससे क्या हुआ है, काउंटलेस लाइव्स को सेव किया गया, अनगिनत लोगों की ज़िंदगियों को बचाया गया, ये काउ पॉक्स ने, जिसने इम्यूनिटी प्रोवाइड की थी किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, जिसने महामारी फैलाई हुई थी। तो स्मॉल पॉक्स हैज़ नाउ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। देखो अभी जो स्मॉल पॉक्स जो बहुत पुरानी जो महामारी आई थी तब के टाइम पे, बहुत पुरानी बात है, तो अभी ये ऐसा डिसीज़ है जो अभी इस टाइम इस वक्त नहीं पाया जाता, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। कोई भी एक भी केस नहीं पाया जाता स्मॉल पॉक्स का अभी। इरेडिकेटेड मतलब कोई भी एक भी केस उसके बाद नहीं आया है। ठीक है, याद रखना ये नेम्स वगैरह। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक सियानोबैक्टीरिया। याद रखो सियानोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ही सियानोबैक्टीरिया है। देखिए सम बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स फॉर प्लांट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू यूजेबल फॉर्म ऑफ साल्ट एंड नाइट्रोजन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत है। नाइट्रोजन उन्होंने अपने वेरियस प्रोसेस करने के लिए, अपने अलग अलग काम करने के लिए नाइट्रोजन की उनको यूज़ है। जैसे नाइट्रोजन 70 to 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में तो है, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट है, वो ऐसे ही रिएक्शन नहीं करती किसी के भी साथ। तो वो नाइट्रोजन को चाहिए तो है, प्लांट्स को चाहिए तो है, तो क्या करते हैं सम बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को तोड़ के उसके प्रोडक्ट्स बना देते हैं या उसके साल्ट्स बना देते हैं। लाइक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया, उसके साल्ट्स नाइट्रेट्स बना दिए, नाइट्राइट्स बना दिए, कि उसमें नाइट्रोजन तो हो गई। फिर जो ये साल्ट्स हैं वो प्लांट देन यूज़ करते हैं एंड अपने वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वेरियस अपने कामों के लिए जो भी उन्होंने काम करने थे तो उनको काम करने के लिए ये वाले नाइट्रोजन के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो देखो चाहिए तो थे ही, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए था लेकिन वो एज इट इज़ नहीं ले सकता था, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हेल्प किया, तभी एक प्लांट को नाइट्रोजन की जो डिमांड थी उसकी पूरी हुई, उसको नाइट्रोजन मिली। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के सांस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं राइजोबियम
lives in symbiotic association in the root nodules of leguminous plants and enrich the soil with nitrogen compounds. देखो leguminous plants के root nodules में rhizobium पाया जाता है, ठीक है। ऐसा वही नाइट्रोजन फिक्सर है या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, फिर ये लेग्यूमिनस प्लांट को देता है, फिर प्लांट उसको यूज़ करके अपने बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड बदले में राइजोबियम को खाना मिलता है और उसको रहने के लिए जगह मिलती है। इसीलिए तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। एंड सोइल की भी जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को डाल के। ओके, सम साइनोबैक्टीरिया डू सेम इन राइस फील्ड। जैसे राइजोबियम में लेग्यूमिनस प्लांट की हेल्प की, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया कुछ राइस फील्ड की हेल्प करता है एंड विद द रूट ऑफ साइकस प्लांट। ओके, नेक्स्ट डू यू नो प्रोबायोटिक्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफ लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट। प्रोबायोटिक्स ऐसे जैसे ORS है ना, ORS आप पीते हो तो कई ORS ऐसे आते हैं कि जिसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। उसमें क्या होता है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ठीक है। तो लिविंग मीन्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, तो आप उसको जब लेते हो तो बेटर फील करते हो, डायरिया वगैरह जब हो जाता है ना, तो इससे आप बेनिफिट मिलता है, मतलब जल्दी से ये वाली बीमारी है तो जल्दी से ठीक हो जाती है। तो प्रोबायोटिक्स क्या है, लिविंग जीवित बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं उसमें, can prevent and treat disease through a number of mechanisms. One way by interacting directly with the disease causing microbes, it harder for them to cause disease. An example, this is an injection of probiotic bacteria to prevent or treat diarrhea. वही बताया गया है कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को इतना वो हार्ड कर देते हैं कि वो अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, अपनी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते, ये उनकी उसको रोक देती है, स्टॉप कर देती है। तो लाइक डायरिया वगैरह जब हो जाता है तो आप प्रीबायोटिक्स लेते हो जिससे आपका जो डायरिया है वो ठीक हो जाता है जल्दी, ठीक है। वही जो पानी की कमी हो जाती है लूज मोशन से या वोमिटिंग से, तो वो ये खाना पानी से ठीक हो जाते हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स reinforce the natural bacterial barrier that exist on the lining of digestive tract. Thus they provide additional protection against pathogenic organism that can cause diarrhea. वही सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज इन एनर्जी और फ्यूल प्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस मीथेनॉल इन द बायोगैस रिएक्टर्स। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीधी सीधी बात है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथेनॉल और मीथेन बनती है एंड जो ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये एनर्जी की प्रोडक्शन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल cleaning the environment. When a plant or animal die, it leaves behind nutrients and energy in the organic material that formed its body structure. देखो जब प्लांट और एनिमल कोई भी जब खत्म हो जाता है, जब मर जाता है, तो उसका जो पूरा देखो प्लांट और एनिमल क्या ऑर्गेनिक मैटर है सारा का सारा, ठीक है। उसकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें कितना न्यूट्रिएंट वगैरह है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं, उसको खाते हैं, खा के उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको ना जो उसको मिट्टी में तब्दील कर देते हैं, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक कितना बड़ा प्लांट होता है और एनिमल होता है, तो उसको खा के उसको इतना ख़त्म कर देते हैं कि उसको ज़मीन में मिक्स कर देते हैं। तो ज़मीन में कितने सारे फिर न्यूट्रिएंट्स ज़मीन को मिट्टी को वापस मिल जाते हैं ऐसे ही। उसको कहते हैं डिकम्पोजर से, ये काम करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। डिकम्पोजर्स इवेंचुअली कन्वर्ट ऑल सच ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, यही जो उनके जो वेस्ट हैं प्लांट एंड एनिमल से ख़त्म हो गए, उनकी बॉडी को, उनका ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स में। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, कितना कुछ होता है। ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं, बिकम द पार्ट ऑफ सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं एंड सॉइल को तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। दिस प्रोसेस इवेंचुअली रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट बैक टू द इकोसिस्टम। तो ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन परी, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से फिर उसको ज़मीन में डाला गया, ज़मीन से वो प्लांट ने ली, प्लांट जब खत्म हो गया फिर ज़मीन से फिर एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल इकोसिस्टम में, ये साइकिल फिर से चलता रहता है ऐसे कि जो न्यूट्रिएंट्स जो नीचे आए थे फिर वापस इकोसिस्टम में बैक चले गए एंड देयर बाय अलोइंग द प्लांट टू ग्रो। तो जितनी उपजाऊ ज़मीन होगी तो उतना अच्छा प्लांट ग्रो करेगा, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में होंगे, ठीक है। सो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर सम ऑफ कॉमन डिकम्पोजर्स। तो बताया कि जो बैक्टीरिया फंजाई है कॉमन डिकम्पोजर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।